जी ऑनलाइन में जितने लोग हैं मुझे रिप्लाई करेंगे। आवाज आ रही है? बहुत शुक्रिया। जूम का चेंज हुआ है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। जी खवातीन और हज़रात, आज का जो लेसन है वो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे, बल्कि इनफैक्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है आज का लेसन या आज का जो सेशन है उसके अंदर हम एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ने जाएंगे। ठीक है ना? वी विल डिस्कस और वी विल स्टार्ट द सिलेबस विद एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा, ये बात सबका बहुत क्लैरिटी है। दो बातें ना बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ द सिलेबस। द फर्स्ट कंपोनेंट इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट ब्लेंड विद एथिक्स, इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, conceptual framework and some current development issues। ये एक बहुत कैटेगोरिकली बात है, ठीक है ना? अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तो पहली बात ये सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं, इट्स मोर देन दैट। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यू just not need to learn about the making of the financial statement extra। के बाद आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्स्ट्रा ला गया, हो गया, बात खत्म। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बट इनफैक्ट आपको करना क्या है, आपको एबिलिटी डेवलप करनी है हाउ टू ड्राफ्ट द आंसर। ठीक है ना? बट अब ड्राफ्टिंग इट्स वेरी की ना। तो शुरू में तो ड्राफ्टिंग विद रिस्पेक्ट टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि वो केस इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रेफरेंस आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया, उसके बाद उसको अप्लाई कर दिया और फिर साइमल्टेनियसली जो वर्किंग से उसको एक्सप्लेन कर दिया। ये so this is all about accounting standard, but over the period of time how to deal with ethics, how to deal with current issues, how to deal with conceptual frameworks, over the period of time आपको क्या करना है, ऐड ऑन करनी चीजें। ठीक है? अच्छा, जरा एक सेकंड मुझे दीजिएगा, एक मिनट। होगी जी, लेट्स स्टार्ट। सो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम स्टार्ट करेंगे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, दैट इज IAS 37। लेकिन IAS 37 के स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपसे डिस्कशन करना। वही डिस्कशन की कंटिन्यूशन है जो कि हम प्रीवियस लेसन से या प्रीवियस लेक्चर में बात करें। प्रीवियस लेक्चर में लास्ट 15-20 मिनट्स में मैंने कुछ बातें करी थी। मैंने ये कहा था आपसे कि देखिए, बात यह है कि आप मेरे सामने या मेरे साथ फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ रहे हैं, तो कुछ बातें आप अपने ध्यान में रखें। द पॉइंट नंबर 1, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इटसेल्फ क्या पॉइंट है। देखिए, एक बात याद रखेगा, बहुत क्लैरिटी, आपका सिलेबस ना रिपोर्टिंग है, अकाउंटिंग से आगे की बात होती है, अकाउंटिंग से आगे की। क्या मतलब? अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उससे जो अकाउंट फॉर करते हैं लेजर्स में, डेबिट क्रेडिट,
वो अकाउंटिंग है, ठीक है ना। उसके बाद अकाउंटिंग जाके एक सर्टेन टाइम के बाद क्लोज हो जाती है टीबी पे, ट्रायल बैलेंस पे, और उसके बाद जो रिपोर्ट कर रही है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो पढ़ रहे हैं हम। यानी कि आप ऐसे समझे कि आप एक मोमेंट के लिए ऑब्जर्व करें कि सुपर स्टोर, उसका पॉइंट ऑफ सेल लाइक इम्तियाज, वो रूटीन में सेल्स परचेज सब करता होगा, सेल्स तो आपके सामने ही है ना, पॉइंट ऑफ सेल पे सेल करता है, तो रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर रहा है वो, और पीछे पीओएस की बेस पे जो भी चल रहा हो, अकाउंटिंग डबल एंट्री, वो अकाउंटिंग है। बट एक सर्टेन टाइम के बाद, फॉर एग्जाम्पल ईयर एंड में, उसको सारा रेवेन्यू एक जगह कंपाइल करके रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्टिंग के ना जो तरीकेकार है, लिस्टेड कंपनी, ग्लोबली जो लिस्टेड कंपनी, या तो वो आईएफआरएस से करेगी, या पे लोकल गैप, एफएसबी वगैरह जो भी है। हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं रिपोर्टिंग बाय आईएफआरएस। तो हम बड़े क्लियर हो कि भाई हम जो भी चीज पढ़ रहे हो ना, बेशक उसके अंदर अकाउंटिंग भी इनकॉर्पोरेट होगी, बट अल्टीमेट हमें क्या पढ़ना है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट कैसे होगा, ये बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। एक बात तो मैंने कहा था कि जब आप रिपोर्टिंग बाय आईएफआरएस पढ़ते हैं तो आईएफआरएस की लैंग्वेज है, उसकी लैंग्वेज क्या है, व्हाट्स द लैंग्वेज ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आप कहते हैं देखिए सर, कोई भी ट्रांजैक्शन क्रिएट होती है ना बिजनेस में, फॉर एग्जांपल ब्रिटिश एयरवेज ने क्या किया, रेनोवेट किया, ट्रांजैक्शन अराइज हुआ, उन ट्रांजैक्शन को अल्टीमेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट कैसे करना है, दैट्स आवर टारगेट, ये हमारा टारगेट है। लेकिन जब हम आईएफआरएस के थ्रू रिपोर्ट करने जाएंगे तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द आईएफआरएस ना। तो आईएफआरएस में सबसे पहले एक होता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, उसूल, प्रिंसिपल्स, ठीक है ना, और फिर पैरेलल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अगर हमने एसेट बाय किया, प्लांट बाय किया या रेनोवेशन करी, तो उसमें आपने कहा वो एसेट है हेड ऑफ अकाउंट में, ओके। फिर एसेट के बाद वो एसेट के कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आएगा, तो IAS 16 में बताएगा कि तुम एसेट को IAS 16 में जब लेके आओगे, जब IAS 16 की डेफिनेशन क्या करोगे, मीट करोगे। अगर वो एसेट IAS 16 की डेफिनेशन मीट करेगा तो वेलकम करेगा वो। फिर IAS 16 में बताएगा कि उसे रिकॉग्नाइज कब करना है, रिकॉग्नाइज का मतलब उसको बुक्स में इनकॉर्पोरेट कब करना है, ठीक है, उसको मेजर कैसे करना है, इनिशियल भी सब्सिक्वेंट नहीं, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट कैसे करना है, उसका डिस्क्लोजर क्या बनाना है, फिर सारी जो चीजें उसकी हैं वो सब हम, यानी कि जो IAS 16 कहेगा उसको ओबे करेंगे। तो उसकी लैंग्वेज है डेफिनेशन, उसकी लैंग्वेज है रिकग्निशन, उसकी लैंग्वेज है डी रिकग्निशन, उसकी लैंग्वेज है मेजरमेंट, उसकी लैंग्वेज है प्रेजेंटेशन, उसकी लैंग्वेज है क्लासिफिकेशन, उसकी लैंग्वेज है डिस्क्लोजर। तो हमें इस कंटेक्स्ट में पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने कहा था कि चले लेट्स स्टार्ट द थिंग। मैं फौरन तो IAS 37 में स्टार्ट कर रहा हूं, अभी 5-10 मिनट में करता हूं। तो इसी कंटिन्यूएशन पे आ रही थी बात कि हम पहले जो है ना पढ़ लें कि इस बात को कि भाई बिफोर IAS 37 या कोई भी स्टैंडर्ड पढ़ने से पहले उसकी लैंग्वेज हमें पता होनी चाहिए। यार ठीक है जी, पढ़ते कैसे। फिर मैंने आपको बताया था कि देखिए जो कंपोनेंट होते हैं वो कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होता है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो होता है, और फिर डिस्क्लोजर्स होता है। तो हमने कैटेगोरिकली बात किया था स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मींस करंट ईयर का जो P&L है, इनकम स्टेटमेंट, और करंट ईयर का OCI, ये प्रेजेंटेशन है। तो इनकम स्टेटमेंट OCI हमने बात की। फिर मैंने कहा यार इससे पहले कि हम स्टैंडर्ड में एंटर होते हैं तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट द थिंग विद द बेसिक डेफिनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ द डेफिनेशन इज अबाउट एन एसेट। अगर हम एसेट की बात करते हैं तो देखिए बात यह कि सुनिएगा बात गौर से जो मैं कह रहा हूं। देखिए हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं ना, हमें उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना चाहिए, या फिर मैं कहूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की डिक्शनरी को रेफर करना चाहिए।
हम आईएफआरएस पढ़ रहे हैं, अब मिसाल के तौर पे हम आईएफआरएस ना पढ़े, मैं घर पे बात करूं, घर पे मेरा बड़ा भाई है वो इंजीनियर है, मैं उससे बोलूं एसेट, तो वो तो उसकी अपनी दुनिया होगी ना एसेट। वो कहेगा यार देखो असासे होते हैं, इंसान को बनाने चाहिए, अपने घर वालों के लिए भी, अपने लिए भी, अपने बुढ़ापे के लिए। हम बोलेंगे भाई तू कहाँ चला गया यार, हम ये सब बातें तो नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जब हम एक स्टेटमेंट सुनेगा, हम एक ट्रांजैक्शन को एज एन एसेट रिपोर्ट कब करेंगे? अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस एक ट्रांजैक्शन को हम एसेट कब कहेंगे कि ये ट्रांजैक्शन एसेट है? जब वो ये एसेट की डेफिनेशन क्या करेगा, मीट करेगा। पहली बात तो ये वो एसेट, फॉर एग्जाम्पल अपने ध्यान में रखें, आप यहां पर बैठे हुए जॉन कैंपस क्लास ले रहे हैं, तबानीस का एक कैंपस है, ये एक बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग। तबानीस इसको अपनी बुक्स में एसेट के कब डिक्लेयर करेगा? नंबर वन, पहली बात तो ये प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, ये रिसोर्स है, ये एक एसेट है, रिसोर्स जिसके थ्रू, जिसको यूज करके हम बेनिफिट गेन कर सकते हैं। कंट्रोल बाय एंटिटी, अज्यूम करना है इसमें कंट्रोल का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंट्रोल? कंट्रोल का मतलब ओन्ड, वैसे जरूरी नहीं है लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे। कंट्रोल का मतलब है ओन्ड, ओन्ड बाय एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स, समथिंग ऑलरेडी हैपेंड। तो मैं कहूंगा ये रिसोर्स अगर कंट्रोल बाय, कंट्रोल मतलब कंट्रोल बाय तबानीज एंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट इवेंट, और प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब होता है कि इससे फ्यूचर बेनिफिट क्या है, एक्सपेक्टेड है, तो हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे क्या, एज एन एसेट। तो ये हमने बात की थोड़ी सी एसेट। अब इसको अप्लाई करते हैं ना केस में, मिसाल के तौर पे एक केस है, अब ये है एक ट्रांजैक्शन को हम एसेट कब बोलेंगे? नंबर वन, प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब है एसेट एग्जिस्ट एट रिपोर्टिंग डेट। इकोनॉमिक रिसोर्स, इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब अ राइट विद द, मतलब तबानी इज अ राइट विद द पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट। कंट्रोल बाय एंटिटी, द एंटिटी इज द पावर टू यूज रिसोर्स, पावर टू यूज रिसोर्स मतलब इससे उसके बाद तबानी का पावर से यूज करे, बेनिफिट ले। बेनिफिट क्या ले भाई, जाहिर सी बात है यहां पर स्टूडेंट आते हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है, ऑल दीज थिंग्स। रिजल्ट ऑफ द past event, the asset arose from a past event, for example purchase, for example through donation, for example through exchange। अब अप्लाई करते हैं, ये एक प्लांट है, मैं अगर फॉर एग्जाम्पल अदर देन तबानीज, फॉर एग्जाम्पल लकी सीमेंट है, लकी सीमेंट ने एक प्लांट बाय किया, उसको बोला जा रहा है ये एसेट है। वो एसेट क्यों है? अज्यूम करें, हम कह रहे हैं हम एयर एंड पे, लकी के एयर एंड पे खड़े हुए 31 दिसंबर 25 पे, कहते भाई प्लांट एसेट है, क्यों? क्योंकि द कंपनी ओन्स प्लांट्स एट रिपोर्टिंग डेट, यानी कि ओन्स भी नहीं समझे, एग्जिस्ट करता है रिपोर्टिंग डेट पे, नंबर वन। प्लस प्लांट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड जनरेट द रेवेन्यू। लकी सीमेंट यूज करेगा उसको, प्रोडक्शन करेगा, सीमेंट सेल करेगा, बेनिफिट होगा। द कंपनी हैज अ लीगल ओनरशिप, अज्यूम करें लीगल ओनरशिप है, इनवॉइस उसके पास है, एंड एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द प्लांट, कोई और यूज नहीं कर सकता। एंड द प्लांट वाज परचेज, पास्ट इवेंट, प्लांट वाज परचेज 1 जनवरी 1965 व्हिच इज द पास्ट इवेंट, परचेज्ड हो गया वो। अब इसमें इफ एंड बट्स की बातें करते हैं ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं दोबारा से एग्जांपल बताता हूं। तबानीज कहता है ये बिल्डिंग तो मेरी रेंट पे है, दिस बिल्डिंग इज, मैं तो रेंट पे लिया हुआ ये बिल्डिंग, ये बिल्डिंग तो मेरा क्या है, रेंट पर है। तो जब रेंट पे होगा तो हम इसको एसेट तो रिपोर्ट नहीं करते, हालांकि रिसोर्स को ये यूज करते हैं, ठीक है ना। तो नंबर वन, क्यों वो एसेट नहीं है? क्योंकि वो एसेट की डेफिनेशन मीट नहीं करेगा, वो एक्सपेंस की करेगा, एक्सपेंस की अलग डेफिनेशन में बाद में बात करेंगे। नंबर वन, क्या वो एसेट प्रेजेंट कर रहा है भाई, तबानीज अगर रेंट पे लिया हुआ है पैसा, हाँ है, प्रेजेंट है। उसके बाद इकोनॉमिक रिसोर्स, क्या आप इकोनॉमिक बेनिफिट गेन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन कंट्रोल बाय एंटिटी नहीं है।
कंट्रोल का मतलब इसके पास एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं है कि उसे क्या करे, यूज करे। लैंडलॉर्ड आएगा, वो कहेगा भाई बंद करो ये, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, जाओ, कोई और यूज करेगा फिर। और ट्रांजैक्शन पास में को परचेज की नहीं हुई है, बल्कि रेंटल है। अब मेरा इस वक्त मुद्दा ये नहीं कि मैं एक्सपेंस समझाऊंगा, एक्सपेंस की डेफिनेशन एक्सपेंस से बात करेंगे, अभी एसेट की बात हो रही। अब आपको मैं एक बात कहता हूं, अब बात यह है कि या तो आप रूटीन में अपनी स्टडीज में कोई एसेट पढ़ते हैं, या उस रूटीन के अलावा भी अगर कोई ट्रांजैक्शन पे बहस है कि वो एसेट है या नहीं है, तो उसूल ये है, प्रिंसिपल ये है, आप इस प्रिंसिपल को रेफर करेंगे और डिटरमिन करेंगे वो एसेट है या एसेट नहीं है। अब मिसाल के तौर पे मैं तो प्लांट की बात कर रहा हूं, रेगुलर पढ़ते हैं, और भी रेगुलर पढ़ते हैं प्रीपेड। आपने कंपनी ने प्री पेमेंट करी है, ईयर एंड पे पैसे दे दिए, मिसाल के तौर पे 6 महीने के लिए रेंटल का पैसा दे दिया आपने 6 करोड़ रुपए, बहुत बड़ा प्लांट था। आप कह रहे हैं कि उसको रिकॉर्ड करो, आपने बोला पैसे दे दिए लेकिन वो एक्सपेंस नहीं है, एसेट है। क्यों है? आप कहेंगे ये रहा, प्रीपेड है इसलिए वो एसेट नहीं है। प्रीपेड इस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। नंबर 1, प्रेजेंट वो रिसोर्स एग्जिस्ट करता है। क्या रिसोर्स है? जिसके थ्रू हम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट लेंगे। क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है? हमने प्री पे कर दिया है, अब उस एसेट को यूज करेंगे लेकिन पेमेंट नहीं करेंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट है। कंट्रोल, भाई लीगल राइट है मेरे पास, 6 महीने का राइट लिया मैंने, कंट्रोल बाय एंटिटी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, एक दिन एयर एंड से 1 घंटे पहले भी दिया है ना, तो पास्ट हैपेंड हो गया। आप डेटर्स को लेके आ जाए, रिसीवेबल को, आपने क्रेडिट पे सेल किया, आपका रिसीवेबल। नंबर 1 प्रेजेंट है, हाँ एसेट एग्जिस्ट करता है। इकोनॉमिक रिसोर्स है, पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट है, कल को क्या मिलेगा? कैश मिलेगा उससे। बेड डेट्स हो सकता है, वो बात की बात है, बेनिफिट मिलेगा, मुझे पैसे मिलेंगे, इस राइट्स, उस रिसीवेबल, मेरे पास लीगल राइट है, इसकी बेसिस पे पैसे मिलेंगे। कंट्रोल बाय एंटिटी, बिल्कुल, कंट्रोल क्या है? कंपनी का लीगल राइट है, वरना कोर्ट में लेके आ जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन हुई हुई है। पास्ट, पास्ट का मतलब क्या है? समथिंग ऑलरेडी हैपेंड, सेल हुआ है पास्ट में। अब ये वो है जो रेगुलर है। अब मैं आगे जाके एडवांस पढ़ेंगे, मिसाल के तौर पर मैं आगे जाके एडवांस क्या पढ़े, लेट्स सपोज हम कहते हैं बिटकॉइन के ऊपर बात हो रही है। अब बिटकॉइन के ऊपर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, अब उससे बहस हो रही है वो एसेट है या नहीं। अभी मैं बात नहीं कर, आगे चल के बात करूंगा, यहां पे देखेंगे, ठीक है ना। ऐसे पता नहीं, मुझे नहीं पता तुम लोगों को नॉलेज है नहीं। मिसाल के तौर पर टेस्ला, फोर्ड, किसी कंपनी ने कॉइन्स ऑफर कर दिए, टोकन्स जिसे कहते हैं, कॉइन्स, टोकन्स शेयर्स की तरह होते हैं, टोकन्स ऑफर कर दिए उसने, बिटकॉइन की तरह कंपनीज भी ऑफर कर देती हैं। आपने कॉइन्स बाय कर लिए, अब उसकी वैल्यू बड़ी फ्लक्चुएटिंग भी है, आप बात कर रहे हैं, है ही नहीं किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। अब कंपनी ने बाय किए, वो एसेट है नहीं है, बहस करेंगे, अभी नहीं बात कर रहे हैं। मैं तो जानबूझ के बिटकॉइन टोकन्स की बात कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये अनयूजुअल है, वो कॉमनली बात होती ही नहीं है। लैंड, बिल्डिंग, रिसीवेबल, प्रीपेड इसकी तरह थोड़ी है, इन्वेंट्री इसकी तरह थोड़ी है, अनयूजुअल बात है। लेकिन भाई जब प्रिंसिपल स्ट्रांग होंगे ना, तो फिर चीजें हटती नहीं है, मतलब चीजें हिलेंगी नहीं, आप उसे बहस कर सकते हैं। और बस यही जो बहस करना है ना, ये सीखना है आपने। क्योंकि एग्जाम किसको कहते हैं? एग्जाम इसको कहते हैं 4 सवाल करा दिए, 5वां वैसे ही आ जाए, चाहे अपने बड़ों से आगे पूछें, इसको एग्जाम कहते हैं। इम्तिहान किसे कहते हैं? एग्जाम तो अब होगा ना आपका स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल में, है जी थोड़ी 1 2 3 4 सवाल किया, 5वां वैसे ही आ जाए, वैसे ही आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं आएगा, सिंपल एज दैट। तो बेसिकली आपको वहां पे फाइट करना है। फाइट करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके प्रिंसिपल्स बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। जैसे एसेट की डेफिनेशन है, तो एसेट की डेफिनेशन बड़ी याद होनी चाहिए अब आपको। एसेट इज अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट।
उसके बाद क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कैसे कहते हैं? फिर वही बात, हमें अपने आईएफआरएस की डिक्शनरी पढ़नी है। हम एज अ लेमैन नहीं बताएंगे लाइबिलिटी का क्या मतलब है। वही वाली बात है, घर पे जाके मैं बोलूं लाइबिलिटी का मतलब पता है, अरे भाई इतनी जिम्मेदारी, अब मेरी बेगम हो गया, इतनी जिम्मेदारी, अभी इफ्तार हुआ है, अभी सेहरी क्या जिम्मेदारी है, फिर बच्चे स्कूल जाएंगे, ये सब लाइबिलिटी। अम्मा से बात करो अपने, मैं भी फिर अपना दुख दुख शुरू कर दूंगा। मैंने भी सुबह जो है वो सेहरी करने के बाद और फिर ऑफिस भी जाना है, फिर क्लास का भी है, सारी चीज। नहीं नहीं, ये वाली लाइबिलिटी नहीं। हमें बिजनेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस किसी ट्रांजैक्शन को लायबिलिटी कब कहेंगे? जब वो लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या करेगा, मीट करेगा। तो मैं स्टेटमेंट सुने, बैलेंस शीट में अकाउंट्स पेएबल को लायबिलिटी क्यों कहता हूं, बैंक लोन को लायबिलिटी क्यों कहता हूं, एक्रूड सैलरीज को लायबिलिटी क्यों कहता हूं? क्योंकि वो लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। अब वो लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? नंबर वन इज अ, पहली बात तो ये बहस हो रही है यार, ये ना लायबिलिटी है, ये कंपनी की लायबिलिटी लग रही है। भाई क्यों लग रही है लायबिलिटी, क्यों लग रही है लायबिलिटी? उसने बोला भाई सबसे पहली बात प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अभी बात करते हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन टू ऑफ एन एंटिटी टू ट्रांसफर एंड रिजल्ट एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ये तीन कंपोनेंट मीट होना चाहिए। अब क्या है ये देखें, वन बाय वन बता दो। ये देखिए इधर बोर्ड पे देखें, अब ये बेस है बिल्कुल। मैं एक ट्रांजैक्शन को लायबिलिटी कब बोल सकता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? सबसे पहले टर्म क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी with respect to the entity, that the entity cannot avoid at the reporting date। बेटा ये नहीं भूलना है आपने। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन किसे कहते हैं? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मींस ऑब्लिगेशन और द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। वो अवॉइड हो ही नहीं सकता। अगर कभी अभी हम बहस करेंगे ना आगे, तो आपको ये चेक करना है, मैं इसको लायबिलिटी कब बोलूंगा। पहला फिल्टर क्या है, फ्यूचर में इससे अवॉइड नहीं कर सकते। अगर कर सकते होंगे तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी रिपोर्ट नहीं हो सकती। पहला फिल्टर क्या है लायबिलिटी का, बोले रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखते हैं, ऑब्लिगेशन एक ही बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशन दैट द एंटिटी कैन नॉट बी अवॉइडेड एट रिपोर्टिंग डेट। आज की डेट पे, जिस डेट पे आप उसको कह रहे होंगे लायबिलिटी, उस डेट पे आप उससे पूछेंगे कि क्या एंटिटी आज की तारीख में इसे अवॉइड कर सकती है फ्यूचर के लिए? नहीं कर सकती, तो वो क्या होगी, लायबिलिटी होगी। और लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क किसे कहते हैं, अबाउट ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स। दैट मीन्स द ऑब्लिगेशन इन्वॉल्व्स गिविंग अप समथिंग लाइक कैश, सबसे ज्यादा ये पढ़ते हैं, लोन, कैश देना है। हो सकता है लायबिलिटी इन्वेंटरी टर्म्स में हो, सर्विसेज टर्म पे हो, बात की बात है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, मतलब ऑब्लिगेशन स्टेम्स फ्रॉम, द रूट्स फ्रॉम, अराइजेस फ्रॉम पास्ट ट्रांजैक्शन, समथिंग ऑलरेडी हैपेंड। अब इसको अप्लाई करते हैं किसी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का एग्जाम्पल है, ये इन्वेंट्री की पिक्चर है। इन्वेंट्री मिसाल के तौर पर, द कंपनी मस्ट पे सप्लायर, दैट इज इट हैज नो लीगल वे टू कैंसिल द डेट्स। मतलब आपने इन्वेंट्री परचेज कर ली क्रेडिट पे, हम एयर एंड पे कह रहे हैं जो हमने क्रेडिट पे परचेज किया है वो अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी है। क्यों है लायबिलिटी? आप कहेंगे दिस इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, तो आपसे बोलेंगे डिफाइंड प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, तो आप कहेंगे प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मींस अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और द ऑब्लिगेशन दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। ये अवॉइड नहीं हो सकता।
plus the company must pay, for example, 100,000 cash within 30 days. Obligation about what? The transfer of economic resource. Number 3, the company received inventory. Past event कहता है received the inventory 15 December X5, triggering the obligation. ये 3 कंडीशंस मीट हुई तो वो लायबिलिटी है. और सोचें, एयर एंड पे बैंक लोन है. एयर एंड पे क्या है? बैंक लोन है. कंपनी ने एयर एंड से पहले 1 साल पहले 5 साल का लोन लिया. तो एयर एंड पे बैंक लोन को हम लायबिलिटी क्यों कहते हैं? पहली बात, कंपनी कैन नॉट अवॉइड दैट ऑब्लिगेशन. ये अवॉइड नहीं हो सकता. नंबर 1. नंबर 2, this is about repayment of cash. Number 3, as a result of past event. जो लायबिलिटी बढ़ी है ना, आप फिल्टर लगा दें इस पे. आराम से सुने, बचपन से पढ़ रहे हैं आप. एक बात मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं. आपकी कंपनी की पॉलिसी है कि पसीना खुश्क होने के 5 दिन बाद सैलरी देते हैं. वैसे तो बोला गया उससे पहले देते हैं, लेकिन आपकी कंपनी पॉलिसी क्या है? एम्प्लॉय के पसीने के खुश्क होने के 5 दिन बाद सैलरी मिलती है. यानी कि 1 जनवरी 2025 पे कोई बंदा अपॉइंट हुआ है, तो जब 31 जनवरी 2025 क्लोज होगा, उसके 5 दिन बाद 5 फरवरी को सैलरी मिलेगी. फरवरी एंड होगा तो 5 मार्च को मिलेगी. भाई मिल जाती है 5. खुश्क होने का वेट करते हैं. ठीक है. अब एक कंपनी है, उसने 1 जनवरी 25 से स्टार्ट किया, वो पहुंचे 31 दिसंबर 25. एक एम्प्लॉय ने 12 मंथ्स काम किए. अब सब समझने में क्या कह रहा हूं? 12 मंथ्स, 31 दिसंबर की डेट तक 11 सैलरीज कैश पे गई हैं. 11 गई हैं सैलरीज, क्योंकि दिसंबर की सैलरी नेक्स्ट ईयर पे जाएगी. तो आप कहते हैं एक्सपेंस चार्ज 11 मंथ्स का नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? 12 मंथ्स का होगा. बचपन से पढ़ रहे हैं. तो जब आप 12 मंथ का एक्सपेंस चार्ज करेंगे तो फिर एक एक्रूअल आएगा 1 मंथ का. एक्रूड सैलरी कहते हैं लायबिलिटी. क्यों कहते हैं? क्यों उससे हम लायबिलिटी बोलेंगे? क्योंकि वो लायबिलिटी की डेफिनेशन मीट कर रहा है. अब आप सोचें, आप कहते हैं सैलरी एयर एंड पे एक्रूअल है बिकॉज ऑफ व्हाट? दैट इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. दैट इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट. अच्छा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्यों है? हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते. ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि एंटिटी अवॉइड नहीं कर सकती. किसी भी कंडीशन पे इसको पे करना है. और ऑब्लिगेशन किसके बारे में? समथिंग अबाउट कैश. और एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, पास हो चुका है, मतलब पास का मतलब क्या? एम्प्लॉय 1 महीने काम कर चुका है, अब आप उसको क्या करेंगे? पे करेंगे. दैट मीन्स कि वो लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या कर रहा है? मीट कर रहा है. जी जहांगीर भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से. अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जरा सुनिएगा. यहां कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्लास, बोर्ड पे देखेंगे. ऐसे ही मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, जरा आप आंसर करेंगे. एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं. सिचुएशन सुने. हुआ ये, कंपनी स्टैब्लिश हुई है 1 जनवरी 2020. एक कंपनी है.
मतलब ये इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी, एबीसी कंपनी। अच्छा, इसने क्या किया पता है? इसने क्या किया, ये बहुत बड़ा एक सेटअप था। मिसाल के तौर पे एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, एक फैक्ट्री इन्होंने ओपन किया। इन्होंने क्या किया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसका एक कॉन्ट्रैक्ट किया 100,000 पर ईयर का। समझते हैं ना? मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, रिपेयर मेंटेनेंस। रिपेयर मेंटेनेंस क्या करेंगे, रिपेयर मेंटेनेंस का आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स करने का मतलब है, और भाई एक फोन कॉल पे आएगा, रिपेयर मेंटेनेंस कर देगा। रिपेयर मेंटेनेंस क्लीनेस सब है इसमें, हेडेक नहीं यार। ये बस एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 1 लाख रुपए का, ठीक है। पेमेंट ना एयर एंड पे होगा। अच्छा, एयर एंड हुआ 2020, पहला ईयर, फर्स्ट ईयर एंड। सुनना गौर से बात, आपने पेमेंट कर दी, पेमेंट कर दिया आपने, मिसाल के तौर पे 31st को ही। आपने एंट्री क्या बना दी, डेबिट एक्सपेंस, 1 साल गुजर गया, और एयर एंड पे आपने क्या कर दी, पेमेंट कर दी। और क्रेडिट बैंक कितने का, 1 लाख। पीएनएल में आ गया एक्सपेंस और दिस, क्लोज हो गई बात। अच्छा, एक और बात सुने। अब हुआ ये सेकेंड ईयर। अच्छा, सेकेंड ईयर, अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट बनाया था 1 ईयर का। बोर्ड पे सुनिएगा गौर से, कॉन्ट्रैक्ट बनाया था 1 ईयर, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। सेकेंड ईयर कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हो गया, 1 जनवरी 2021 को आपने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज कर दिया, ठीक है बच्चों। और उसके बाद सेकेंड ईयर एंड होता है 2021, ठीक है बेटा। फिर आपने कर दिया पेमेंट 31 दिसंबर 2021 का, और फिर आपने एंट्री बना दी। सही है ना बच्चों? 2 साल गुजर गए। अब हुआ ये, थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ। बोर्ड पे सुनना गौर से, 1 जनवरी 2022 को फिर कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हो गया। कंपनी अच्छी थी, सही काम कर रही थी, कॉन्ट्रैक्ट क्या किया आपने, रिवाइज कर दिया। तो थर्ड ईयर एंड 2022 हुआ, फिर आपने पेमेंट कर दी, फिर ये एंट्री बना दी आपने 2022 को। अच्छा, अब सुने, 2022 पे एक बहस होना स्टार्ट हो गई, एक डिस्कशन स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। एक फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी का सीईओ जो कि अकाउंटेंट नहीं है, नॉन अकाउंटेंट है, नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड है, होता है ना भाई, जरूरी तो नहीं है। उसने एक इशू रेज किया, उसने कहा कि देखिए, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से 3 साल हो गए। कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। और आज ईयर एंड है,
कौन सी डेट है? 31 दिसंबर 2022। इशू इसी डेट पर आया, 31 दिसंबर 22। और हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हम 4th ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज करेंगे। 4th ईयर कॉन्ट्रैक्ट विल रिवाइज। ऐसे ही है ना, मतलब अगला दिन स्टार्ट होगा, ठीक है ना, वहां से कॉन्ट्रैक्ट आएगा, हम साइन करेंगे, अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये जो फाइनेंशियल ये ईयर एंड हुआ है 31 दिसंबर 2022 को, 3rd ईयर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है और 3 साल से जल्दी है नहीं। तो 4th ईयर का जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंस है उसकी लायबिलिटी आज बुक कर लें। कब बुक कर लें? कब बुक कर लें? 2022 की बुक्स में रिकॉर्ड कर लें। कहना भाई ये इशू रेज हुआ है, ये क्या है इसमें भाई? 3 एज अ लेमैन तो सोचे यार, हाँ ना यार, सही है ना यार। एज अ लेमैन तो भाई 1 साल हो गया, सही है, दूसरे साल भी हो गया, तीसरे साल भी, अब अगला 4था साल आएगा होगा तो आज लाइबिलिटी बुक कर ले। मिसाल के तौर पे कोई सेठ साहब बैठे होंगे, वो तो बोलेंगे हाँ यार जरा खर्चा अलग कर देना यार, बुक कर दे यार, ऐसे ही होगा ना। अब ये मसला आ गया, आप कहेंगे नहीं ऐसे थोड़ी, IFRS के थ्रू क्या आप लाइबिलिटी बुक कर सकते हैं? नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड एक्सपेंस बुक कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं कर सकते, कैसे करें? ये लायबिलिटी की डेफिनेशन मीट करते ही नहीं है। पहले कैसे नहीं करता? सबसे पहला पॉइंट, 3rd ईयर के एंड पे खड़े हैं 22 में, और 23 का जो एक्सपेंस होना है वो करंट ऑब्लिगेशन नहीं है। सबसे पहली बात, करंट ऑब्लिगेशन का मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एंटिटी कैन नॉट अवॉइड। क्या कंपनी अवॉइड नहीं कर सकती? नेक्स्ट डे किसी और को दे दे, क्या उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि नहीं लाजमी उसी कॉन्ट्रैक्ट को देगी? सर 3 साल से चला रहा है, अबे कुछ भी हो, आज की डेट पे खड़े होके कंपनी करंटली ऑब्लाइज नहीं है। करंटली ऑब्लाइज का मतलब है द फ्यूचर डिसीजन दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। ये तो अवॉइड हो सकता है। सो दैट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये इट्स नॉट द करंट ऑब्लिगेशन। ये करंट ऑब्लिगेशन नहीं है दैट कैन बी अवॉइडेड, ये अवॉइड हो सकता है। तो हम अगर किसी बहस का पार्ट बनेंगे तो हम अपने प्रिंसिपल को बेस बनाएंगे, दैट्स अ की पॉइंट। तो खवातीन हज़रात, स्टैंडर्ड तो पढ़ाना शुरू कर दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये सारी चीजें ना बड़ी कमिटेड होनी चाहिए। तो लायबिलिटी की डेफिनेशन, a liability is about a present obligation, which means the company cannot be avoided, the responsibility that cannot be avoided of an entity, the transfer of economic resource as a result of past event। तीनों कंपोनेंट मीट होने चाहिए। अभी आगे चल के और पढ़ेंगे डिटेल में। तो भाई सबसे पहली बात ये कि SBR स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो पहली बात तो ये कि इन 5 चीजों का रिप्लाई होना चाहिए। पहली बात तो ये कि आप इस बात को एक्सेप्ट करें कि आई अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपोनेंट्स कितने होते हैं? आई नो द ग्लोबल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। ग्लोबल में गैप भी आता है, वैसे तो गैप सभी जगह पे है, लेकिन हम IFRS पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हम IFRS की लॉजिक समझ सकते हैं। लॉजिक का मतलब है स्ट्रक्चर जो है,
डेफिनेशन, रिकग्निशन, प्रेजेंटेशन, मेजरमेंट, सब कुछ, ठीक है ना। मैंने एसेट और लायबिलिटी की डेफिनेशन पे कुछ बातें करी हैं। अब स्टार्ट करेंगे आईएफआरएस की नॉलेज, और नॉलेज के साथ एप्लीकेशन। अब इसके लिए हमें करना पड़ेगा स्टार्ट आईएएस 37। हम सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है आईएएस 37। अब आईएएस 37 पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं स्टैंडर्ड कोई भी। देखिए कहां से स्टार्ट करते हैं, आराम से सुने मेरी बात, गौर से, यहां कॉन्सेंट्रेट करेंगे अच्छे तरीके से। देखिए कोई अभी बर्डन नहीं ना, आईएएस 37 स्टार्ट हो रहा है लाइक दिस और सब कुछ, रिलैक्स, बिल्कुल आराम से। देखिए अगर ट्रांजैक्शन नहीं है तो अकाउंटिंग ही नहीं है, अकाउंटिंग नहीं है तो रिपोर्टिंग भी नहीं है। तो पहली बात तो ये, हमें ट्रांजैक्शन को अंडरस्टैंड करना है। क्लैरिटी किसकी होनी चाहिए? ट्रांजैक्शन की। फिर बात की बात है कि उसकी अकाउंटिंग, उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी। पहले तो ट्रांजैक्शन। अब देखो एक बात है, आपका स्टैंडिंग है 2025 में, ईयर एंड आपका क्या 2025। तो आप है एक अकाउंटेंट, आप कह रहे हैं मुझे अपने अकाउंट्स ना फाइनलाइज करने 2025 के। आराम से सुनिएगा, 2025 के क्या है? अकाउंट्स फाइनलाइज करने। आप कहते हैं यार मेरी नजर से एक अभी जो है ना, एक इस कंपनी का एक मसला गुजरा है, और मसला क्या है? एक कंपनी का डिस्प्यूट है। कंपनी का ये है, जिस कंपनी में, जिस एंटिटी में आप कहीं पर भी है, मिसाल के तौर पर आप जीएसके के अंदर है या टोयोटा के अंदर है, आप जिम्मेदार है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। आपने कहा टोयोटा का डिस्प्यूट चल रहा है, और वो डिस्प्यूट ना कोर्ट केस है, ठीक है ना, ये हेयरिंग चल रही है सारी। अब आप क्या कहते हैं यार, इस कोर्ट केस के अंदर टोयोटा पीनलाइज भी हो सकता है, यानी कि कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो मुझे यह समझना है कि अगर किसी किस्म का कोई फाइनेंशियल पेनल्टी होगा तो उसको 2025 के अकाउंट्स में कैसे अकाउंट फॉर करेंगे। तो माइंडसेट करने के लिए ना एक छोटा सा एग्जांपल। अब इसके लिए एज एन अकाउंटेंट हम पेनिट्रेट कर रहे हैं कहां पर? आईएएस 37। हमें कौन बताएगा इसके बारे में? आईएएस 37 कि ये पेनल्टी वगैरह का अगर कुछ मसले मसाइल हैं तो आप कैसे उसको अकाउंट फॉर करेंगे। तरीकेकार क्या होगा, जब हम आईएएस 37 में एंटर होंगे तो आईएएस 37 में बताएगा कि यार देखो मेरा स्कोप क्या है, मैं किसके बारे में बात करता हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर तुम्हें कोई चीज मेरे स्कोप पे लेके आनी है तो डेफिनेशन मीट करनी पड़ेगी। अगर वो डेफिनेशन मीट कर गई तो मैं वेलकम करूंगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम उसे रिकॉग्नाइज कब करोगे, मैं बताऊंगा। रिकॉग्निशन की कंडीशन मैं बताऊंगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा मेजरमेंट कैसे होगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा प्रेजेंट कैसे होगा, एंड फर्दर डिटेल्स। तो हम ऐसे मूव करेंगे चीजों को। ये तरीकेकार होता है पढ़ने का। पढ़ने का क्या मतलब, आईएफआरएस को अप्लाई करने का। आप एप्लीकेशन सीख रहे हैं आईएफआरएस की, पढ़ना क्या सीख रहे हैं? एप्लीकेशन सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे वो हम बात करते हैं ना, बिल्कुल तो आपने बिल्कुल सही बात की कि जो इस्लाम है वो बातें करने के लिए थोड़ी, अमल करने के लिए। तो अब आप जब स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल में आ गए ना, ये जो बातें हैं ना, ये अमल करने के लिए। ये ऐसे थोड़ी अच्छा हाँ बातें कर रहा हूँ ठीक है चाहिए भाई, इसको अप्लाई करना है, ये सब प्रैक्टिकल है, ठीक है। सो द पॉइंट इज दैट अब ये आईएएस 37 के अंदर ये चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट है, ये टोटल चीज हमें पढ़नी है। ये आपके पास पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। वैसे इंट्रोडक्शन में ना मैंने आपसे कुछ बातें कर ली हैं, आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी, और आपका मैंने कुछ माइंडसेट भी डेवलप कर लिया, थोड़ा सा रिपीट होगा। फिर हम जाएंगे आईएएस 37 के अंदर, वही वाली बात है, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, रिकग्निशन, फिर इसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशन आती है लीगल एंड कंस्ट्रक्टिव, फिर मेजरमेंट,
और फिर स्पेसिफिक इश्यूज। ये प्रायर नॉलेज का स्टैंडर्ड है ना, पढ़ा रहा हूं कुछ प्रायर नॉलेज के स्टैंडर्ड्स पढ़ा रहा हूं, कुछ प्रायर नॉलेज के स्टैंडर्ड्स का वीडियो दूंगा, वो देखना पड़ेगा। इस तरह कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा। कुछ पढ़ने दूंगा क्योंकि यार टाइम लिमिटेड है ना हमारे पास, 8 to 10 वीक्स है। अब मैं यहां पर IAS 16 पे नहीं आ सकता, लेकिन 16 के क्वेश्चन करा सकता हूं। लेकिन वो कब कराऊंगा? जब आपको अगर कुछ असाइन करूंगा IAS 16 के बारे में, 36 के बारे में, तो वो आप करके आएंगे। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन करके आगे पेनिट्रेट करें। ठीक है, फिर IAS 37 तुम्हें पता है, इसका जो नाम है IAS 37 का, वो नाम है प्रोविजन, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट। तो हम एक पोर्शन पढ़ेंगे प्रोविजन एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी, फिर पढ़ेंगे कंटिंजेंट एसेट। तो यही है, द पॉइंट इज दैट कि डेफिनेशंस प्रोविजन की पढ़ेंगे, पहले पूरा प्रोविजन पढ़ेंगे, फिर कंटिंजेंट पाएंगे, कंटिंजेंट में कंटिंजेंट लायबिलिटी, फिर एसेट। चले अब बात करते हैं। देखिए नोट्स सबके पास होने चाहिए, ये नोट्स हैं, मैंने, ठीक है जिसके पास नहीं हुआ सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल है, और जो ऑन कैंपस है वो हार्ड कॉपी है। ठीक है ना। सो इंपॉर्टेंट बात ये कि जैसे IAS 37 है, बस ये IAS 37 है, वैसे ओवरऑल ही मैं बता दूं, मैं डिक्लेयर कर देता हूं। वैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था भाई, जब ये मेरा मटेरियल कंप्लीट हो जाए ना, तो दिल चाह रहा हो तो कैप्लान, स्टडी हब, बाकी सब देख लेना, लेकिन पहले ये कर लो। तो इसमें सारा रेफरेंस है ओवरऑल, मतलब आसान अल्फाज में आपको जरूरत नहीं है, आप सिंपल मेरा मटेरियल फोकस करें। और दूसरा एहसान ही कर दें, कुछ प्रैक्टिस करने दो तो मैनुअल ना करें, सिस्टम पे करें। आइडियली CV फॉर्मेट का क्वेश्चन है तो उसमें करें, अभी तो नहीं, भी आगे चल के बात आएगी। अगर नहीं अवेलेबल तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल यूज करें। मैनुअल तो बिल्कुल दूर हो जाए बिल्कुल उससे। ठीक है, सिस्टम पे काम करें। इस तरह क्वेश्चन बैंक वगैरह के भी हैंडआउट आपको मिल जाएंगे, आप परेशान ना हो। चले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, हम प्रोविजन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, इधर मेरी बात सुनो, बेसिक नॉलेज में आपको अच्छी तरीके से पता है, मैं रिवाइज भी कराऊंगा। बेसिकली IAS 37 में प्रोविजन की डेफिनेशन अगर मीट हो जाए तो ट्रांजैक्शन को लायबिलिटी बोल के रिपोर्ट करते हैं। जैसे आप याद करें, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन, प्रोविजन फॉर वारंटीज, ठीक है ना, प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स। ठीक है, ये प्रोविजंस है। लेकिन वहां तक की स्टोरी तक जब पहुंचेंगे, जब जरा बेसिक्स पे बात करें। जब हम IAS 37 पढ़ते हैं और उसमें प्रोविजन पढ़ते हैं ना, तो उसमें लायबिलिटी की डेफिनेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और जो हमने पढ़ ली है। अगर देखिए, लायबिलिटी एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है ना, उस और प्रोविजन यूज करेगा उस ब्रॉडर टर्म को। ठीक है ना। सो द पॉइंट इज दैट प्रोविजन, IAS 37 को प्रोविजन को रेफर करने के लिए वी नीड टू रेफर द डेफिनेशन ऑफ द लायबिलिटी। तो लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? हम किसी ट्रांजैक्शन को लायबिलिटी कब कहेंगे? नंबर 1, दैट्स करंट ऑब्लिगेशन, जिसका मतलब है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट और अबाउट ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, लाइक ट्रेड पेबल्स, बैंक लोन, एक्रूड एक्सपेंस। हो गया, ये पढ़ लिया। अब हम आगे चलते हैं। बोर्ड पे देखिएगा गौर से, माइंडसेट करें जरा अपना, आराम से सुनिएगा। आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? आप अज्यूम करें आप 31 दिसंबर 2025, एक डिस्प्यूट है, उसकी एक्सपेक्टेड पेनल्टी कॉस्ट कितनी है? $10,000। और हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये $10,000 जो है, उसका प्रोविजन बनाना है रिपोर्टिंग डेट 31 दिसंबर 2025, यानी कि 2025 की रिपोर्टिंग में ये अकाउंट फॉर हो।
ये पढ़ने जा रहे हैं. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. एक बात तो अब पढ़ते हैं. ये डेफिनेशन सबने पढ़ी है जो मैं यहां पर एक्सप्लोर करूंगा. स्टेटमेंट सुने. मैं एक ट्रांजैक्शन को प्रोविजन कब डिक्लेयर करूंगा अकॉर्डिंग टू आईएस 37. वो कहते हैं सबसे पहली बात इसकी डेफिनेशन मीट होनी चाहिए. बेटा जोर से पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है. प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग एंड और अमाउंट. पहली बात तो ये प्रोविजन क्या है. अगर मुझे किसी ट्रांजैक्शन को प्रोविजन डिक्लेयर करना है तो वो कहते हैं गो बैक टू द डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी. वो पहले लायबिलिटी की डेफिनेशन मीट कर रहे हैं. लेकिन लायबिलिटी के साथ साथ उसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसका टाइमिंग और अमाउंट दोनों या दोनों में से एक अनसर्टेन है. टाइमिंग हो या फिर अमाउंट हो, दोनों या एक अनसर्टेन है. जैसे फॉर एग्जांपल एयर एंड पे अगर मैं कहूंगा पेनल्टी की कॉस्ट का प्रोविजन बनाओ तो उसमें अमाउंट एक्सपेक्टेड है, थोड़ा चेंज आ सकता है. टाइमिंग कोर्ट का केस फाइनलाइज कब होगा, अनसर्टेन है, चेंज हो सकता है. वारंटी की बातें करेंगे, वारंटी क्लेम होगा नहीं होगा, कब होगा, अनसर्टेन है, कितना होगा, जजमेंट है हमारी. लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं अकाउंट्स पेबल, बैंक लोन, लायबिलिटी है, हाँ है, प्रोविजन नहीं है. क्यों? क्योंकि उसका अमाउंट टाइमिंग सर्टेन है. बैंक लोन, एक्रूड एक्सपेंस, सर्टेन बात है. अब आप उस डे को पे करें या ना करें कोई अलग बात है, लेकिन रूल तो डिफाइन होगा ना, डॉक्यूमेंट तो डिफाइन होगा. ठीक है ना. तो प्रोविजन जो है जिसके अंदर अनसर्टेनिटी है, टाइमिंग्स और अमाउंट दोनों या दोनों में से एक. चलो जी अब आ जाए रिकॉग्निशन पे. अगर मैं कहता हूं कि मुझे किसी एक लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करना है प्रोविजन बोल के, तो मैं कब करूंगा. रिकॉग्निशन क्या है, 3 कंडीशन मीट होनी चाहिए. चलो बेटा इधर देखो गौर से. 3 कंडीशन. पहली बात आप कहेंगे जिस आप किसी ट्रांजैक्शन को इफ यू वांटेड टू डिक्लेयर एनी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन एज लायबिलिटी तो आप कहेंगे ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट, दैट समथिंग कैन नॉट बी अवॉइडेड. ये आप समझते हैं. मैं कहूंगा अगले साल के रिपेयर मेंटेनेंस की कॉस्ट का क्या बना लो, प्रोविजन बना लो. आप बना लेंगे? नहीं भाई, क्यों नहीं बना सकता मैं, क्योंकि ये बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट नहीं है, ये फ्यूचर की बात है. ये तो अवॉइड हो सकती है, लेकिन सिर्फ ये कहने से प्रोविजन नहीं बना सकते आप. प्रोविजन की दूसरी कंडीशन है, गौर से पढ़ें क्या है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. तो आपका पेमेंट का प्रोबेबल होना जरूरी है. प्रोबेबल का मतलब है हाईली लाइकली चांसेस हो. ये कैसे पता चलेगा, असेस करेंगे. और साथ में क्या है, उसकी जो अमाउंट है वो रिलायबली क्या हो, मेजर्ड हो. ये 3 कंडीशन मीट होंगी तो हम कहेंगे प्रोविजन बनेगा. कौन कौन सी 3 कंडीशन. नंबर 1 प्रेजेंट ऑब्लिगेशन on the basis of past event, which means that liability cannot be avoided. Number 2 payment is probable, जिसको आप पढ़ते हैं more than 50% चांस. मुझे तो आज तक अकाउंट स्टैंडर्ड मिलता ही नहीं, पता नहीं कहां लिखा हुआ है, इतना ढूंढा मैंने, कहां लिखा हुआ है more than 50%. अब जजमेंट होती है, लिख देना को मसला नहीं है. हाईली प्रोबेबल चांसेस है कि पेमेंट होगी और वैल्यू रिलायबली मेजर्ड हो. तीनों का ये प्लस लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे. इसमें से अगर एक भी अपलिफ्ट हो गया रिपोर्ट, आप प्रोविजन नहीं बना सकते. पढ़ें जरा आगे. अच्छा ये बात बड़ी क्लियर है, ये तो बोर्ड में देख लें. जब प्रोविजन बनता है तो डबल एंट्री का बनती है, एक्सपेंस डेबिट एंड प्रोविजन क्रेडिट. ऐसा ही है ना. हो सकता है वो IAS 16 में एसेट में कैपिटलाइज हो,
हो सकता है IAS 16 पे एसेट पे क्या हो, कैपिटलाइज हो। अगर वो कैपिटलाइज होगा तो एक्सपेंस डेबिट नहीं होगा बल्कि एसेट डेबिट होगा। अभी करते हैं सवाल इसके ऊपर। और बैलेंस शीट के ऊपर रिपोर्टिंग जो है वो क्या होगी, P&L में होगा तो चार्ज हो जाएगा, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आ जाएगी, लायबिलिटी। ये सुनू क्विकली एक एग्जांपल बात करते हैं, मशीन डिसमेंटलिंग एंड लैंड रिस्टोरेशन की। आराम से सुनेंगे बात। पहले बताएं ये सिचुएशन समझते हैं, मशीन डिसमेंटलिंग एंड लैंड रिस्टोरेशन, इसका मतलब क्या है। भाई फॉर एग्जाम्पल ये तबानीस की बाउंड्री है। अब तबानी से बोला मुझे पावर जनरेशन के लिए एक जनरेटर चाहिए, इन्होंने जनरेटर बाय कर लिया। अब बात है इंस्टॉलेशन की, होने के बाद जगह नहीं है, तो वो गए गवर्नमेंट के पास, यानी कि म्यूनिसिपल अथॉरिटी के पास, KMC के पास। मुर्तजा आप साहब को से आपको अप्रोच किया उन्होंने, मतलब आपने कहा कि भाई ये बाहर जो रोड है ना, इसमें एक फुटपाथ है, यहां पर मैं ये मशीन यानी कि जनरेटर इंस्टॉल करूंगा 10 साल के लिए। मुर्तजा साहब ने कहा कि भाई ये देखिए नहीं ऐसा तो नहीं है, मसले मसाइल हैं कुछ, मतलब ऐसे कैसे, और हम तो चाह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो ग्रीन ग्रीन एनर्जी और सारी चीजें, कुछ ऐसी सी बात है ना। तो आप, अच्छा भाई आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, आप लोग कहीं और चलेगा यार। मुर्तजा साहब ने बोला अच्छा ठीक है, अलाउड, हम अलाउ करते हैं कि आप यहां पे 10 इयर्स के लिए अपना पावर जनरेशन जनरेटर क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। क्या वर्ड का है, इंस्टॉल। लेकिन ये जगह आपकी तो नहीं है, बाहर जब आप फुटपाथ पे करेंगे, ये जगह आपकी तो नहीं है, तो गवर्नमेंट की है, रियासत की जगह है। तो अब दो बातें बोली है, मैं एक बात बता रहा हूं अभी। पहली बात क्या है, उन्होंने बोला देखिए आप जब ये जगह यूज करेंगे तो ये जगह खराब होगी। जगह खराब का मतलब है आप जाहिर सी बात है इसको क्या करें, थोड़ी डिगिंग करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे, तो जगह खराब होगी। बिल्कुल है। और 10 साल तक यूज करेंगे आप, यूज करने के बाद ये जगह आप जब विड्रॉ करेंगे, यानी कि जब आप अपना प्लांट यहां से डिसमेंटल करेंगे, तो इस जगह को रीस्टोर करेंगे आप, और ये लिख के दें आप। आपने कहा बिल्कुल लिख के देते हैं। आपने कहा ठीक है 10 साल तक यूज करेंगे, और 10 साल के बाद इस जगह को हम दोबारा से रिपेयर और रीस्टोर करेंगे। तो आपने कमिट कर लिया, कमिट करने के बाद अब आ गए। अब आने के बाद सबसे पहली बात आपने एस्टिमेट किया, क्या किया, एस्टिमेट किया। क्या एस्टिमेट किया कि एक्सपेक्टेड आफ्टर 10 इयर्स मेरी कितनी डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन कॉस्ट होगी, एक बात। लेकिन उससे पहले आपने क्या कहा कि मैं उस कॉस्ट को किस बेसिस पे यहां पर रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि अभी तो नहीं पे कर रहा, अभी तो डिसमेंटल नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर उसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट होगी 50,000 रुपए, 50,000 मैं पे करूंगा 10 साल बाद, अभी तो नहीं कर रहा, तो मैं क्या गैस के उसको रिकॉर्ड करूंगा अभी। पहली बात तो ये कि मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा, ये बात की बात है। उससे पहली बात ये रिकॉर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आपने बोला कि भाई हम मुर्तजा साहब को ही, जो कराची के मेयर उनको बुलाते हैं, और जैसी मशीन इंस्टॉल कर रहे होंगे उनसे रिबन करवाएंगे। तो रिबन काटने से पहले मुर्तजा साहब ने ये फरमाया कि आपने मशीन इंस्टॉल कर दी है, कह रहे कर दी है। तो अगर आपने कर दी है तो इसका मतलब अब आप जिम्मेदार हैं, अब आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि इस जगह को दोबारा क्या करेंगे, डिसमेंटल करके रिस्टोर करेंगे। तो हमारे लिए काम की बात पता है क्या है, जिस पॉइंट पे मशीन इंस्टॉल होगी ना,
उसी पॉइंट पे आप लीगली लायबल हो गए हैं। क्या हो गए? लीगली लायबल हो गए हैं। अब आप अवॉइड नहीं कर सकते कि ये जगह को आप डिसमेंटल करके बाद में क्या करेंगे? रिस्टोर करेंगे। तो अब आप प्रोविजन बना सकते हैं, लेकिन पहली कंडीशन मीट हुई है। पहली कंडीशन क्या है? करंट ऑब्लिगेशन, दैट मींस यू कैन नॉट अवॉइड इट। दूसरी कंडीशन क्या है? प्रोबेबल है क्या कैश आउटफ्लो होगा? प्रोबेबल तो है, देना ही देना। तीसरी बात क्या है? वैल्यू रिलायबली मेजर्ड हो। अगर वैल्यू रिलायबली मेजर्ड होगी तो आप क्या करेंगे? प्रोविजन बनाएंगे। रिलायबल मेजर का मतलब है आपने एस्टिमेट किया, एस्टिमेशन रिलायबल है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी क्या किया आपने? इनकॉर्पोरेट किया और आगे प्रोसीड किया। दैट्स अ पॉइंट। सो द पॉइंट इज दैट डिसमेंटलिंग रिस्टोरेशन के मैटर को बिल्कुल हमें करना है, लेकिन कैसे करना है आइए एक एग्जांपल से करते हैं। चलें, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है बेटा, और बिल्कुल F7 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। F7 क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 1st January 2025 a company installs a manufacturing plant costing 250,000। ठीक है। As per legal regulation the company must dismantle the plant and restore the land at the end of its life, 3 years. Estimated dismantling cost $20,000। Year end 31st December X5। Discount rate 8%। बेटा मुझे 3 काम करके दे दें। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ मशीन कैलकुलेट कर ले, एज पर IA-16, जिसको मैं कहूंगा इनिशियल रिकॉग्निशन। क्या कहूंगा? उसके बाद आप रिपोर्टिंग कर दें कब? 31st December 25। ये 2 काम कर लें जरा फटाफट, जल्दी करें, मेक इट क्विक। हाँ बच्चों, पहले तो इनिशियल रिकॉग्निशन ना
1 जनवरी 25। प्लांट की परचेज कॉस्ट कितनी है बेटा? 250,000। तो इसकी तो ट्रांजेक्शन ही बनी होगी ना, बैंक डेबिट और ओ सॉरी प्लांट डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। फिर हमने बोला इस पॉइंट पे ये जो डिसमेंटलिंग की कॉस्ट है इससे भी क्या करना चाहिए, रिकग्नाइज होना चाहिए। और यार रिकग्नाइज होगा तो एसेट में कैपिटलाइज होगा, नीड टू कैपिटलाइज एसेट डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन कितना अमाउंट? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1.08 पावर माइनस व्हाट 3 साल का। ठीक है बच्चों, आगे तो इसका मतलब ये टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? एग्री। तो इसकी ट्रांजैक्शन क्या बनी प्रोविजन की? डेबिट क्या हुआ है? प्लांट। और क्रेडिट क्या हुआ है? ऐसे ही ना बच्चों। उसके बाद हो गया रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग 31 दिसंबर 25। आपने कहा इनकम स्टेटमेंट। क्या है इनकम स्टेटमेंट मेरे बच्चों? बोले। आपने बोला है डेप्रिसिएशन होगा, कितना? स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रेसिडुअल वैल्यू वगैरह तो है नहीं, डिवाइड बाय 3। और फिर आपने कहा सर देखिए ये जो आपने प्रोविजन बनाया ना, डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन का 1 जनवरी 25 को इसका बैलेंस कितना था? 15,877। उसके बाद आपने ईयर एंड पे क्या किया? ईयर एंड पे आपने अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट किया है। क्या है? अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। गौर से सुनेगा, ये जो प्रोविजन की मेजरमेंट है ना 15,877, इसमें स्टैंडर्ड कहता है जब आप प्रोविजन बना रहे होंगे तो प्रोविजन अपनी प्रेजेंट प्रोविजन अपनी फेयर वैल्यू पे आएगा। फेयर वैल्यू का मतलब है अगर टाइम वैल्यू का मैटर होगा तो वो इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये सुनू कर दिया हमने। और उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रोविजन जो वो क्या होगा? अनवाइंड होगा, टाइम वैल्यू एडजस्ट होगा। और अनवाइंडिंग का जितना भी कॉस्ट है वो एसेट में कैपिटलाइज नहीं होगा बल्कि फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा? फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट होगा। जी जी जी। अब इसका ट्रांजैक्शन क्या बनाएंगे हम कहेंगे अनवाइंडिंग ऑफ अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। जी फरमाइए। 15,877 इंटू 8%। फरमाइए जल्दी जल्दी। टोटल कितना हो गया?
31 दिसंबर 25 का जो बैलेंस है 15877 और दिस ट्रांजैक्शन क्या बने, डेबिट फाइनेंस कॉस्ट और क्रेडिट प्रोविजन। हाँ भाई, यहां तक क्लियर है सबको? तो यहां पर आ गया फाइनेंस कॉस्ट, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे नॉन सॉरी नॉन करंट एसेट पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितनी वैल्यू चली गई, 265877 माइनस 265877 माइनस करंट ईयर डेप्रिसिएशन, और नॉन करंट लायबिलिटी में प्रोविजन चला गया कितना अमाउंट बेटा, बोले 17147। जी खवातीन होता, यहां तक क्लियर है? क्लियर क्या है, ये पहले भी पढ़ चुके हैं आप, यस और नो? अगर इसको ड्राफ्ट करना है, ऐसी एक बात बता रहा हूं, इस बात को ड्राफ्ट करना है तो ये ऐसे लिखा हुआ है, मतलब इसमें टाइम वैल्यू नहीं है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, बोर्ड में देखिएगा। हम यहां पर ये बात कर सकते हैं कि हमने डिसमेंटलिंग का प्रोविजन क्यों बनाया है, डिसमेंटलिंग का प्रोविजन क्यों बनाया, सुने। कहते हैं द इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट 1 जनवरी 2025 क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन टू रीस्टोर द साइट। ये पास्ट है, something already happened. Present obligation that cannot be avoided due to legal or environmental rules. Environmental छोड़ दें, legal rules. The company cannot avoid dismantle the plant at the end of its life. So obligation is unavoidable. Probable outflow of economic benefit. It is probable that company will need to spend money to dismantle and restore. Probable भी है. Probable outflow exists, reliable estimate, तो probable तो हो गया ये, reliable estimate can be made, reasonable estimate of 10,000 has been made for the dismantle cost, that is reliable measurement available। ब्रेन ऐसे ही काम करना चाहिए, सो प्रोविजन रिक्वायर्ड होगा। पहले बताएं सबको समझ में आ रही है बात? इज दिस क्लियर? अब आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बात करेंगे ड्राफ्ट वगैरह पे भी, तेरा एक मोमेंटम तो एस्टैब्लिश हो जाए पहले। हाँ भाई, ऑनलाइन पे भी रिप्लाई कर देंगे, ऑल सेट, सब क्लियर है? हम थोड़ा और आगे जाएंगे। आगे मूव करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट ना कवर करते हैं आज, सुने, बोर्ड पे देखिएगा।
मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जरा सुने। सवाल सुने मेरा गौर से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी बेस पे आपको असाइनमेंट मिलेगा, आराम से सुनेगा। मुझे एक बात बताइए, एक सिचुएशन डेवलप करते हैं। सिचुएशन ये डेवलप करते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मैं एक बात कह रहा था आपसे, वो ये बात कह रहा था कि एक पावर जनरेशन, जो पावर प्लांट जिसे हम जनरेटर कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि तबानीज ने अपनी टेरिटरी से बाहर इंस्टॉल कर दिया, ठीक है ना। और मैंने कहा था कि मुस्तफा कमाल कह रहा हूं, मुर्तजा वहाब साहब ने दो बातें बोली। तो मैंने कहा था एक बात तो कर लिया हमने, ठीक है ना। उन्होंने बोला भाई आप क्या है, रीस्टोर, डिसमेंटल एंड रीस्टोर, ये पढ़ लिया हमने। और उसका हम कह रहे हैं प्रोविजन, ठीक है ना, ये हमने बात कर ली। अच्छा, अब दूसरी बात सुने, एक और बात की दोनों, एनवायरमेंट से रिलेटेड। आपको पता है ना आजकल एनवायरमेंट को लेकर कितना ले ले चल रहा है, ग्रीन, हर तरफ ग्रीन ग्रीन एंड ग्रीन, बॉम्बिंग और ग्रीन, ये आप एनवायरमेंटल सर बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। मुर्तजा आपसे ने बोला कि भाई हमारा तो ग्रीन ब्राउन मिक्स हुआ हुआ है आजकल, मतलब हमारा तो कराची शहर तो ब्राउन ब्राउन हुआ हुआ है पूरा। तो उन्होंने बोला भाई देखिए आप जो है ना, ये जनरेटर जो है, कौन सा जनरेटर लिया आपने, बताया जनरेटर डीजल। यार डीजल चलाएंगे तो ये तो एनवायरमेंटल डैमेज होगा, और हम तो ग्रीन एनवायरमेंट के फेवर में। आपने बोला जरा बताएं फेवर का मतलब। तो उन्होंने बोला भाई देखें, हम तो डिस्करेज कर रहे हैं जो कार्बन एमिशन पावर प्लांट्स हैं, समझते हैं ना। कार्बन एमिशंस पावर प्लांट को हम क्या कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं। और जितनी भी कंपनीज इस वक्त पावर जनरेशन कर रही हैं जो, जिसके तो कार्बन एमिशन हो रहा है, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, लाइक डीजल और इस तरह की चीजें, तो हम उनको पीनलाइज कर रहे हैं। अब आपने बोला भाई वो दूसरा वाला जनरेटर तो बहुत महंगा है, ठीक है ना, उधर तो हमें बीवाईडी को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, बहुत सारे प्लग प्ले और सारा चीज जो होता है आपके पास दुनिया में है। अब एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो है पावर जनरेशन सिस्टम, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव। आपने बोला भाई यही हमने खरीद लिया, अब क्या करें। उन्होंने बोला भाई आपको पीनलाइज किया जाएगा अगर आपने ये इंस्टॉल करके मशीन रन करी है। क्या इंस्टॉलेशन के बाद मशीन को रन करा, याद रखिएगा, पीनलाइज एनवायरमेंटल डैमेज। एनवायरमेंटल डैमेज की जो पेनल्टी है ना, वो पेनल्टी कब होगी, जब आप, जब एनवायरमेंटल डैमेज होगा। और एनवायरमेंटल डैमेज कब होगा, जब आप पावर जनरेशन करेंगे। देखिए डिसमेंटल रिस्टोरेशन के ऊपर जो कॉस्ट थी, वो या लाइबिलिटी थी, वो लाइबिलिटी कब है, जैसे ही आपने इंस्टॉल किया प्लांट आप लाइबल हो गए। लेकिन प्लांट इंस्टॉल किया, ऑन नहीं किया अभी, जब ऑन नहीं किया तो एनवायरमेंटल डैमेज होगा क्या, नहीं। फर्क है ना दोनों बातों में। यानी कि मुर्तजा आप आए चले गए, उन्होंने बोला डिसमेंटलिंग रिस्टोरेशन की भी कॉस्ट होगी और एनवायरमेंटल डैमेज की हम एक मीटर अटैच कर देंगे यहां पर, और ईच ईयर आएंगे, चेक करेंगे तुमने कितना कार्बन एमिशन किया, और तुम्हें हम एक
चालान बना के जाएंगे, वो चालान तुम्हें फौरन नहीं पे करना है। पे कब करना है? जब ये प्लांट की लाइफ खत्म हो जाएगी, जब भी पे करना है। लेकिन हर साल हम एक मीटर चेक करके आके तुम्हें एक रिकॉर्ड मेंटेन करके चलेंगे, तुमने इतना कार्बन एमिट कर दिया, इतना एनवायरमेंटल डैमेज कर दिया। तो मेरा सवाल ये, जब आप प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं 1 जनवरी 2025 को, तो अगले 10 स्टेटमेंट सुना, नेक्स्ट 10 इयर्स में एक्सपेक्टेड जितना एनवायरमेंटल डैमेज करेंगे उस सब का प्रोविजन आज बना लें। उस सब का प्रोविजन आज बना सकते हैं। आने वाला एनवायरमेंटल डैमेज, उसका प्रोविजन आज बना लें। आप कहेंगे हो ही नहीं सकता, क्योंकि आगे आने वाला एनवायरमेंटल डैमेज करंट ऑब्लिगेशन नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्योंकि जब हम एनवायरमेंटल डैमेज करेंगे तो उस वक्त हम क्या होंगे? हम लायबल होंगे, ऑब्लाइज होंगे, जो कि अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन अभी आने वाला एनवायरमेंटल डैमेज कुछ भी है, चेंज हो सकता है। कुछ मैं चेंज कर लूं प्लांट, कोई उसके साथ कोई इक्विपमेंट लगा दूं, कोई अरेंजमेंट कर लूं, कुछ तरह से वर्किंग कर लूं। लेकिन एक बात है, अगर मैं आज 1 जनवरी 25 पे खड़ा हूं तो मैं डिसमेंटलिंग रिस्टोरेशन का प्रोविजन बनाऊंगा, एनवायरमेंटल डैमेज का 1 जनवरी 2025 पे नहीं बनाऊंगा। ऐसा ही है। लेकिन जब मैं 31 दिसंबर 25 पे आऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि एक तो डिसमेंटल एंड रिस्टोरेशन का प्रोविजन चल रहा है, उसका अनवाइंडिंग है, साइमल्टेनियसली एक और काम है। वो कौन सा काम है? वो कौन सा काम है? वो 1 ईयर जो हो गया है और जितना मैंने एनवायरमेंटल डैमेज कर दिया है उसकी अब मैं प्रोविजन बनाऊंगा, इस पे मुझे कितना पेनल्टी कॉस्ट बेयर करना होगा। क्योंकि क्या बेयर करना पड़ेगा? 1 साल की लायबिलिटी। सिर्फ कितनी लायबिलिटी? 1 ईयर की। 1 ईयर हैज गॉन, तो 1 ईयर की जो एक्सपेक्टेड पेनल्टी कॉस्ट है जो मुझे आगे आने वाले वक्तों में पे करनी है, उसका प्रोविजन मैं बनाऊंगा। 1 साल गुजरेगा 1 साल पे, 2 साल गुजरेंगे तो सेकंड ईयर का बनाऊंगा और पीछे पहले साल का चलता हुआ होगा। है कि नहीं? अब है कि नहीं का मतलब कि अब वर्बली थोड़ी बात होगी, सवाल होगा ना एक, तो सवाल करेंगे अभी। अब हम सवाल किसका कर रहे हैं? हम सवाल कर रहे हैं जिसके अंदर ये भी इनकॉर्पोरेट हो। कौन है ये? एनवायरमेंटल प्रोविजन, एनवायरमेंटल डैमेज का प्रोविजन। तो बेटा ये सवाल है, ये भी करेंगे, फिर आपको एक होमवर्क भी देंगे। सवाल सुने पहले अच्छे तरीके से, आराम से, तामुल से। सवाल पहले खुद से पढ़ लें एक मरतबा, फिर मैं पढ़ रहा हूं, ऐसे साथ ही पढ़ लेते चल। 1 जनवरी 2022 पे एक प्लांट परचेज किया हमने 200,000 का, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 8 इयर्स, कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं। फिर पहली बात है डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन, जिसमें बोला गया लीगल ऑब्लिगेशन है भाई, लीगल कि एस्टिमेटेड कॉस्ट जो एंड ऑफ द लाइफ है वो कितनी है? 60,000। फिर एक है इन्वायरमेंटल डैमेज, ये भी क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन। एस्टिमेटेड कॉस्ट है ईयरली, और फाइनल ऑब्लिगेशन विल बी सेटल्ड बाय एंड ऑफ द लाइफ। और ये एस्टिमेटेड है, डिस्काउंटेड 7%। रिक्वायरमेंट इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्लांट, वैसे इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्लांट में एनवायरमेंटल डैमेज की कॉस्ट आएगी नहीं, डिसमेंटलिंग रिस्टोरेशन की कॉस्ट यानी कि प्रोविजन जरूर आएगा। फिर कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट 2022-2023, 3 काम है, इनिशियल कॉस्ट, एक्सट्रैक्ट 22, एक्सट्रैक्ट 23। बस जल्दी से अटेम्प्ट कर। डेप्रिसिएशन का मैटर स्ट्रेट लाइन, शाबाश अटेम्प्ट करो, खुद से अटेम्प्ट कर, मेक इट क्विक, ट्राई टू अटेम्प्ट बाय योरसेल्फ।
शाबाश, वर्किंग करें खुद से। जी जी, वर्किंग करें, मैं साथ हूं आपके। फर्स्ट 22। प्लांट की परचेज कॉस्ट, फिर उसके बाद आपने प्रोविजन बनाया। कौन सा प्रोविजन? डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन कितना है? इज इक्वल टू 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1.07 पावर माइनस 8, 34921। डेबिट क्या? प्लांट। क्रेडिट क्या? ठीक है ना, ये इनिशियल कॉस्ट आ गए। आगे चले। शाबाश, खुद से कर, मेक इट क्विक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट बनाए, शाबाश खुद से। इनकम स्टेटमेंट जिसमें आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक होगा फाइनेंस कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे नॉन करंट एसेट जो प्लांट का है, नॉन करंट लायबिलिटी जो प्रोविजन किसका, डिसमेंटलिंग रीस्टोरेशन, और नॉन करंट लायबिलिटी एक और प्रोविजन। कौन सा प्रोविजन? इन्वायरमेंटल डैमेज। चलो बेटा, शाबाश, जल्दी फटाफट। 2022, 2023। बट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का तो डिवाइड बाय व्हाट, 8 years। फाइनेंस कॉस्ट, अब देखिए इसमें वर्किंग कर लेते हैं।
पहली बात तो ये कि प्रोविजन डिसमेंटलिंग ऐसे कर लिया करें, रिस्टोरेशन अलग अलग बना लें। बैलेंस किस डेट का? 1 जनवरी 22 का। कितने का बनाया मेरे बच्चों? $34,921। उसके बाद अनवाइंडिंग आपका एयर एंड हुआ कब? 22 का। क्या फरमाया आपने? अनवाइंडिंग कितना परसेंट? 7%। ये तो कर दिया आपने। आगे चलें। बैलेंस आ गया 31 दिसंबर 22। आगे चलें। फाइनेंस कॉस्ट कर दिया आपने कितना? 2444। प्लांट की कॉस्ट कितनी आ गई? 23491 माइनस व्हाट? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। यस, यही आगे। जी फरमाइए। एक आसान हो जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके जी, यहां तक तो सबको क्लियर है। लेकिन अभी एयर एंड हुआ नहीं है। सही कह रहा हूं ना? अभी एयर एंड, सॉरी, एयर एंड की रिपोर्टिंग कंप्लीट नहीं हुई है। एक और बात भी है। क्या बात है एक और? भाई अब हुआ ये कि एयर एंड पे जो है एनवायरमेंटल डैमेज हुआ।
तो एनवायरमेंटल डैमेज का एक प्रोविजन बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? एज पर द प्रिंसिपल, अब ईयर एंड पे 1 year हैज गॉन एंड द कंपनी हैज polluted the environment, the carbon emission has emitted, दैट्स डन, हो गया, कार्बन एमिशन हो गया। अब क्या करें? अब प्रोविजन बनेगा। प्रोविजन टोटल ड्यूरेशन कितना है जो गेम है पूरा, वो कितना है? 8 years का है ना, लेकिन याद रखिएगा ईयर एंड में 1 year हैज गॉन, सब रिमेनिंग टाइम 7 years है। यस और नो? तो जो प्रोविजन बनेगा फॉर एनवायरमेंटल डैमेज, बैलेंस जो आएगा 31 December 2022, वो कितना आएगा? इज इक्वल टू, एक्सपेक्टेड है 15,000, ये है ना 15,000, 15,000 इंटू 1.07 पावर माइनस व्हाट, 8 या 7? 8 और 7, 7, क्योंकि अब रिमेनिंग टाइम कितना है? 7 years। इसका ट्रांजेक्शन क्या बनेगा? डेबिट क्या होगा? एसेट। डेबिट, डेबिट, डेबिट एक्सपेंस पर चार्ज होगा, और क्रेडिट क्या होगा? प्रोविजन। तो पीएनएल में चार्ज हुआ, ये प्रोविजन आपने बनाया। एनवायरमेंटल डैमेज कितना? 9341। उसका बैलेंस, यही आपके एक्सपेंस बैलेंस है। सर मैंने कहा ये पीएनएल है, ये देखें इनकम स्टेटमेंट, तो इनकम स्टेटमेंट में चार्ज हुआ, पीएनएल में चार्ज हो गया। ये लायबिलिटी है, इन्वायरमेंट डेवलपर कॉस्ट है, एक्सपेंस है, और क्रेडिट क्या हुआ है? लायबिलिटी। ये रही एंट्री। तो मैंने ये बात बताई थी ना, ये देखें आपके लिए प्रोविजन जो है, प्रोविजन की जो ट्रांजैक्शन है, ये बोर्ड में देखिएगा, एक्सपेंस भी चार्ज हो सकता है और एसेट कैपिटलाइज भी हो सकता है। तो जब एसेट कैपिटलाइजेशन की बात होगी तो एसेट कैपिटलाइजेशन होगा। अगर एसेट कैपिटलाइजेशन नहीं है तो वो एनवायरमेंटल डैमेज पीएनएल का पार्ट है, पीएनएल में चार्ज हो गया। बेटा रिप्लाई कर देंगे, सब लोग साथ हैं, ऑनलाइन में भी रिप्लाई करेंगे। ऑल सेट। 2023 बनाए, बनाए खुद से। 23 खुद वर्किंग कर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो मसला नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, वही है। प्लांट की कॉस्ट भी आगे 205,555 माइनस दिस। नेक्स्ट आगे,
डन। भाई पहले तो इसको क्लोज करें ना। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग रिस्टोरेशन। अब आपका ईयर एंड हुआ है 23। तो पहले तो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन जो है उसको सिंप्लीफाई करें ना, अनवाइंडिंग करें इसका। 37365 इंटू 7%, और फिर बैलेंस आ गया कब? 31 दिसंबर 2023। एक तो ये वैल्यू हो गई। तो फाइनेंस कॉस्ट का भी तो बात की बात है, लेकिन ये तो बड़ा क्लियर है। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन 39981। अब बोर्ड में देखिएगा क्लास, ये एक छोटी सी बात है, ये सुने समझे बात को। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन, सॉरी, प्रोविजन फॉर एनवायरमेंटल डैमेज। बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे इधर क्लास। देखिए सबसे पहली बात ये कि जब ईयर एंड हुआ है 23 का, तो दो बातें हैं इन्वायरमेंटल डैमेज के अंदर, दो बातें हैं इन्वायरमेंटल डैमेज के अंदर। नंबर वन, अनवाइंडिंग, यस और नो, मिक्स नहीं करेगा, दोनों अलग अलग प्रोविजन है। यानी कि जो पहले आप 9341 का 1 ईयर बिफोर प्रोविजन बनाया था, उसका अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट होगा। पहले बताइए यस और नो। और उसका ट्रांजैक्शन बनेगा डेबिट फाइनेंस कॉस्ट और क्रेडिट प्रोविजन। पहली बात तो ये, तो जाहिर सी बात है प्रीवियस जितना प्रोविजन तो वो ऐड हो जाएगा 9341 और 635 653 या जो भी है। पहले बताएं यहां तक क्लियर है सबको? यस और नो, एग्री? नेक्स्ट पॉइंट सुना, इधर मेरी बात को गौर से सुनो क्लास, इधर कॉन्सेंट्रेट करो। अब 1 ईयर हैज मोर गॉन, मतलब 1 साल और गुजर गया ना। क्या हुआ? 1 साल जो और गुजरा है, क्या हो गया यहां? और एनवायरमेंटल डैमेज किया हमने। तो अब एनवायरमेंट डैमेज का प्रोविजन, यानी कि और एनवायरमेंट डैमेज किया और एनवायरमेंट एक और डैमेज, एक और प्रोविजन आ गया। क्या इज इक्वल टू 15,000? यस, यस और नो? मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 1.07 पावर माइनस, पावर माइनस क्या, कितने पावर होगा भाई? अब स्टार्ट किया था तो 8 ईयर्स थे, तो 1 साल गुजर गया तो रिमेनिंग 7 थे। अब 2 साल गुजर गया तो रिमेनिंग 6। इसका ट्रांजैक्शन क्या बना है? डेबिट इनकम स्टेटमेंट और क्रेडिट प्रोविजन। यस और नो? तो ये सब मिला के टोटल इनका प्रोविजन कितना हो गया? 19,990। तो पहली बात तो ये, वन बाय वन देखें।
बोर्ड में देखिएगा 23 का फाइनेंस कॉस्ट, ये देखिएगा दो फाइनेंस कॉस्ट में चार्ज होगा ना, एक डिसमेंटलिंग रिस्टोरेशन का अनवाइंडिंग और एक एनवायरमेंटल डैमेज का अनवाइंडिंग। दो अनवाइंडिंग है ना, दो प्रोविजन चल रहे हैं 2616 और 654। एक नया प्रोविजन बना एनवायरमेंटल डैमेज का 9995 और टोटल एनवायरमेंटल डैमेज का प्रोविजन कितना हो गया 19990। थैंक यू वेरी मच। असर की नमाज पढ़ेंगे, छुट्टी, सॉरी। अच्छा बताओ बता रहा, पहले होमवर्क तो सुन ले। ये हमने एनवायरमेंटल डैमेज का तरीके से पूरा पढ़ लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये पूछना था कि ये फाइल्स वगैरह ड्राइव पे अपलोड बेटा होंगी या एक मिनट व्हाट्सएप रुक पे जाए जरा, आएंगी? मैं आपको अभी क्वेश्चन ले लेता हूँ, सब्र करें जरा। एक ओके। चीज बता दूं, अच्छा अभी मैंने आप लोगों को हैंडआउट भी शेयर किया था, और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का भी बैंक शेयर किया है। अच्छा ये मैं जरा बता दूं फिर क्वेश्चन पूछ लेना। आपको हैंडआउट दिया हुआ है, इसके अंदर यस बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, ओ क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्वेश्चन नंबर 3 है, यह है क्वारी लाइमस्टोन का क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क है, ये लाजमी तौर पे करें। ये इसी स्ट्रक्चर पे जो अभी हमने काम किया है, लेकिन ये ड्राफ्टिंग भी है। एक बात तो ये हो गई। अच्छा पहले टेक्निकल क्वेश्चन टेकअप कर लूं। जी बेटा जरा आप क्वेश्चन पूछ ले, जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप चाहें तो आप ऑन कर सर ले। ये पूछना था कि ये फाइल वगैरह व्हाट्सएप पे आएंगी या ड्राइव पे जी जी अपलोड होंगी? जी जी। पहली बात तो ये व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, मैं कोशिश करूंगा आज रात में ना एक जी ड्राइव का लिंक बना दूं, आज ही बना दूंगा। तो ये जितनी भी फाइल है ना, ये सब जी ड्राइव पे अपडेट होगी, क्योंकि व्हाट्सएप पे करना तो, व्हाट्सएप पे मैनेज करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो जी ओके, ड्राइव पे थैंक होगा, यू सर। ठीक है ना, वहीं पर वो अपडेट हो जाया करेगा। आज मैं वर्किंग करके और आपको अपडेट कर दूंगा, एक बात। दूसरी बात ये देखिए, वीक में ना 4 क्लासेस होंगी। अभी तो रमजान की वजह से ये स्टार्ट हमने इस तरह से किया है। एक सौ, अच्छा ये मैंने फहीम को मेंशन करवाया हुआ है, ये मेरे ख्याल से यार सैटरडे संडे और 2 वीकडेज के, मैं अगर गलत नहीं हूं तो ये वेडनेसडे और थर्सडे है, यही है ना? ठीक है ये। अच्छा इसकी क्लास की टाइमिंग्स मैं आपको बता देता हूं और मोड भी बता देता हूं। अच्छा ये तो है 2 to 7, संडे का 10:30 to 4 है मेरे पास साथ, हाँ 10:30 to 4। अच्छा ये जो क्लास है ये 6:30 to 10 है। अच्छा आप अपने पास नोट कर लें ये बात, बाकी मैं इसको एडजस्ट करता रहूंगा जैसे करना है। ये वेडनेसडे और थर्सडे की क्लास ना ये ऑनलाइन हुआ करेगी, वेडनेसडे थर्सडे की क्लास। लेकिन इसमें अक्सर और बेशतर मैं ऑन कैंपस ही करूंगा।
लेकिन ये आप अपने पास नोट कर लें, ये ऑनलाइन है। आज भी तो कौन सा डे है? ट्यूसडे है ना, मैं सामने हूं ना आपके, तो ये भी मैं करूंगा अपने हिसाब से एडजस्ट, ठीक है। लेकिन आप अपने आप को जो है ना वेडनेसडे थर्सडे ये ऑनलाइन रखेंगे, ये ऑनलाइन। लेकिन इंशाल्लाह एट एनी कॉस्ट, हालात और वाकयात को पता नहीं है वैसे, ये ऑन कैंपस ही होती है, इस पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, ये ऑन कैंपस ही होती है सैटरडे संडे। अनटिल अनलेस के आपको पता है ना कुछ मसाइल, कब किसका रेडियस बोलना नहीं चाह रहा, वॉर का रेडियस कहाँ कहाँ पहुंच जाए कुछ पता नहीं होता, अजीब अजीब छुट्टियां आ जाती हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। लास्ट सेमेस्टर में भी कोई छुट्टियां अचानक से डिफरेंट, उससे पहले वाले सेमेस्टर में, उससे पहले अचानक से कोई स्टैब्लिश हो गई छुट्टियां, पता नहीं क्या ऐसे। वैसे तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है कि सारी यूनिवर्सिटीज और स्कूल ऑनलाइन है, लेकिन घर वाले यकीन नहीं कर रहे, कहाँ पढ़ने जा रहे हो, कहाँ तो ऑनलाइन है सब, यूनिवर्सिटीज भी ऑनलाइन है। लेकिन पता नहीं हम किसी और उसमें आ रहे होते हैं, मतलब चल रहा है तो अच्छी बात है ना, चलते रहने दो। तो ये है आपके पास, तो कल भी मुलाकात कर लेते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन ऑनलाइन, ऑन कैंपस नहीं हो सकते। पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। आगे चलते हैं ना यार लेके, नहीं नहीं दोपहर के वक्त, ये 3:30 से 5:30, रात बाद में क्या बोलता, तरावी का टाइम होता है या इबादत का टाइम होता है। ऑनलाइन कर लेते 2 घंटे की क्लास, 2 आवर्स के, आराम से रिलैक्स होके इसको आगे लेके चलते हैं ना, यहां से आगे लेके चलते हैं। हाँ यहां से आगे लेके चलेंगे, 2 घंटे पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। मैं स्केजल का तो शक्ल नहीं बनाओ बेटा, अभी रिजल्ट आया था ना, उसके बाद बोल दो क्लास ऑफ कब होंगी, ठीक है, आसानी हो जाएगी ना। इसको आगे लेके चलते, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है 3:30 से 5:30 ऑनलाइन। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अगर कुछ नहीं हो चाहिए क्लास तो मैं सुबह इन्फॉर्म कर दूंगा दोनों केस में, वैसे इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कर लेते हैं क्लास। सर जी बेटा बोलिए, फरमाइए। जी सर एक्चुअली मुझे आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। बोले। सर एक्चुअली सर सॉरी सर, मैं आपको सर ऐसे कहना चाहूँगा कि एक्चुअली मैंने समय F7 नहीं दिया है, क्योंकि सर मैंने वो HCM में एग्जाम्पशंस। जी 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 मुझे पता है, पता है, आप परेशान ना हो। आई होप कि आज की क्लास आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। जी हाँ सर, काफ़ी हद तक थोड़ा सा इशू है, लेकिन मैं थोड़ा सा अपना एक्सेल फाइल में ये जी जी रिकॉर्डिंग्स देख लूंगा। हाँ, तो ठीक है। क्योंकि मैं बड़ी बेसिक से लेके चल रहा हूँ, इसमें कोई बिल्कुल सर। एडवांस नहीं, ये सब अभी तक है ना तकरीबन F7 का ही है, अगर मैं गलत नहीं कहूँ तो, सिवाय एनवायरमेंटल डैमेज वाली चीज थी, बाकी सब F7 का ही है। बिल्कुल सर। हाँ ना थैंक यू एनवायरमेंटल, सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, नमाज अल्लाह पढ़ लें हाफिज। सब, अल्लाह हाफिज।